नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्हें इतिहास में भुला दिया गया। प्रधानमंत्री ने भारत के कौशल, परंपरा और खिलौने पर ध्यान केंद्रित करने की रेलवे की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। पुद्दुचेरी में कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे से सरकार अल्पमत में। देश भर में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव जैसे लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के अवसर पर ये बात कही। ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है, गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था? प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। हमारे संस्कारों के लिए ढाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है। मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला था। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घोड़े पर सवार मूर्ति के निर्माण के अलावा कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू होने वाले निर्माण कार्य लोगों को प्रेरित करेंगे और मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से पूर्वांचल क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी। यूपी में 2014 तक 14 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहराइच जिले के विकास से स्थानीय कारीगरों और मजदूरों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी प्रदेश में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें पर्यटन का विकास और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि देश के और राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज्यादा पर्यटक आते हैं। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन
दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है ताकि प्रदेश का पर्याप्त विकास हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कौशल, परंपरा और खिलौने के प्रदर्शित करने के लिए रेलवे की सराहना की। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना की। श्री गोयल ने ट्वीट कर कहा था कि कर्नाटक के चन्नापटना में स्वदेशी खिलौनों और हस्तकला की प्रदर्शनी के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इससे देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन की योजना पर परामर्श के लिए आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार में प्रमुख वित्त विशेषज्ञ और सलाहकार सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। वे ढांचागत क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ विकास को गति देने और गुणवत्ता में सुधार के साथ ही इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने पर विचार रखेंगे। इसके बाद 2 समांतर समस्या समाधान सत्र होंगे, जिसमें बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा। साथ ही परियोजनाओं की सूची बनाने के लिए मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न समूहों के विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ई-छावनी पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ई-छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। दिल्ली पुलिस आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। श्री शाह ने ट्वीट में दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाहियों के साहस, संयम और दृढ़ निश्चय के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के कार्य में लगातार लगी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा से निपटने में दिल्ली पुलिस की भूमिका की सराहना की है। नई दिल्ली में आज दिल्ली पुलिस के 74वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी और शहर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुशासन, संयम और धैर्य का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तरक्की और बढ़ रहा है। कई ऐसी भारत विरोध ताकतें हैं जो देश में इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। दिल्ली में उनका पहला टारगेट रहती है। पिछले वर्ष फरवरी मंथ में दिल्ली में हुए इलीगल प्रोटेस्ट और राइट्स भी इस साजिश का एक हिस्सा था, परंतु जिस प्रोफेशनलिज्म और काउंटमेंट के साथ दिल्ली पुलिस ने उसको हैंडल किया गया, पुलिस फोर्सेस के लिए एक आदर्श है दिल्ली पुलिस। श्री रेड्डी ने कहा कि रैली के दौरान 500 से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने के बावजूद एक भी नागरिक की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन सेवाएं दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवा के लिए 66 पुलिसकर्मियों को पदक भी प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश में सीधी में करीब 54 यात्रियों को ले जा रही बस के नहर में गिर जाने से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल के जवानों और गोताखोरों ने अब तक 7 लोगों को बचा लिया है। शेष यात्रियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलाधिकारियों से बातचीत की और बचाव कार्य की निगरानी के लिए 2 मंत्रियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया है।
कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहाँ है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये बस उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुई जब ये सीधी से सतना जा रही थी। एसडीआरएफ और गोताखोर मौके पर मौजूद हैं। बचाव और राहत अभियान निरंतर जारी है। जिस समय यह हादसा हुआ, बस सीधी से सतना जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य के 2 मंत्रियों तुलसीराम सिलावट और रामखिलावन पटेल को वस्तु स्थिति की निगरानी के लिए सीधी में घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। राज्य के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि करीब 30 शवों को बरामद कर लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत के रूप में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में के सीधी में हुई बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बचाव और राहत कार्य में प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मरने वालों के निकट संबंधी के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई बस दुर्घटना में हुई मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्हें इतिहास में भुला दिया गया। प्रधानमंत्री ने भारत के कौशल, परंपरा और खिलौने पर ध्यान केंद्रित करने की रेलवे की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन के रोड मैप पर आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। पुदुचेरी में कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे से सरकार अल्पमत में। देश भर में वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी और चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के कारण अल्पमत में आ गई है। कामराज नगर से निर्वाचित विधायक जॉन कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया। नारायणसामी सरकार का कार्यकाल 8 जून को समाप्त हो रहा है। देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगा दिया गया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,35,527 लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,800 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या निरंतर घट रही है। मंत्रालय ने बताया कि अभी देश में 1,36,872 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.25% है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 9,121 नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 9 लाख से अधिक हो गई है।
मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 81 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,000 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,15,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में अब तक 20 करोड़ 73 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। महाराष्ट्र में 4,600 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी गई है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के दूसरे दौर की शुरुआत कल की गई थी। एक रिपोर्ट। टीकाकरण अभियान का पहला दौर महाराष्ट्र में लगातार प्रगति कर रहा है। कल 29,000 के करीब स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कर्मचारियों को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। राज्य में अब तक 7,13,670 लाभार्थियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। दूसरी ओर मुंबई नागरिक निकाय के कर्मचारियों के साथ साथ बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और अंडरटेकिंग के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। एमसीजीएम ने कहा कि टीकाकरण अभियान विभाग स्तर पर चलाया जाना चाहिए। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने विभागों के प्रमुखों से पहल करने और खुद को टीका लगवाने का आग्रह किया है ताकि दूसरों को टीका लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमसीजीएम के प्रत्येक कर्मचारी को मुफ्त में टीकाकरण करने के 3 अवसर मिलेंगे। हालांकि यदि कर्मचारी 3 अवसरों पर विफल रहता है तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा और वह मुफ्त में वैक्सीन की खुराक लेने का हकदार नहीं होगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी गई है। इन स्वास्थ्य कर्मियों को पहली बार 16 जनवरी को कोविड का टीका लगवाया गया था। राज्य में अब तक 4,95,792 लोगों का कोविड का पहला टीकाकरण हो चुका है। इस बीच राज्य में 2,59,000 मरीज ठीक संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में स्वस्थ होने वालों की दर 99.19% हो गई है। सक्रिय मामले निरंतर घट रहे हैं। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 587 मरीजों का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts by #AskAIR पर प्रश्न पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ताज़ा जानकारी के लिए न्यूज ऑन एआईआर ऐप भी देखा जा सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। टोल प्लाजा पर सभी लेन कल आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के किसी टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क की दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। आकाशवाणी से बातचीत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा। FASTag will ensure that non-stop movement will happen at all toll plazas, and there will be cashless payment. There will be very limited traffic congestion. In fact, traffic congestion will be totally eliminated. The commute time will go down. The consumers will get the toll statements, the money they have paid at all the toll stations in an electronic fashion whenever they require. And there will be lower operating costs for the toll operators, which will again transform into less cost for government and to the public. फास्टैग एक RFID टैग है जिसे डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए जोड़ा गया है। इस टैग को किसी वाहन के विंड स्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो RFID रीडर वाहन के फास्टैग को पढ़ लेता है और टोल शुल्क फास्टैग से जुड़े खाते अथवा प्रीपेड वॉलेट से अपने आप ही कट जाता है।
फास्टैग व्यवस्था किसी भी प्रकार के मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश को कम करने के साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह बताया है कि इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर होने वाले ईंधन की खपत के कम होने से वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में खासी कमी आएगी। उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए राजमार्ग प्राधिकरण ने 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर 1033 को भी स्थापित किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी में अनुवाद शुरू कर दिया है। इस प्रयास से छात्रों को मातृभाषा के जरिए शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित पढ़ाई फिर शुरू हो गई है। इन कक्षाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया है। केंद्रीय विद्यालय अक्टूबर से दोबारा चरणबद्ध रूप से खुलने शुरू हुए थे। इस महीने की 11 तारीख तक एकत्र आंकड़ों के अनुसार कक्षा 9 के औसतन 42%, कक्षा 10 के 65%, कक्षा 11 के 48% और कक्षा 12 के 67% छात्र कक्षाओं में पहुंच रहे हैं। इन आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम 164 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए अक्षर पटेल ने 5 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए। मैच का स्कोर इस प्रकार रहा: भारत 329 और 286 रन, इंग्लैंड 134 और 164 रन। इसके साथ ही ये श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री रामचंद्र मिशन लोगों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक शर्मा ने आज मुलाकात की। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के एजेंडे पर भारत इंग्लैंड सहयोग पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने इस साल नवंबर में होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए इंग्लैंड को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए दिनेश भाई प्रजापति और राम भाई मोकारिया के नाम को स्वीकृति दे दी है। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोइस का आज सुबह बंगलुरु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। आपातकाल के दौरान वे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बंगलुरु में कैद थे। वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री जोइस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक जाने माने न्यायविद थे, जिन्होंने हमेशा देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने भी श्री जोइस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राज्यपाल तथा सांसद और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रामा जोइस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री नायडू ने कहा कि न्यायाधीश जोइस जाने माने कानूनविद थे, जिन्होंने इस विषय पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत प्रयोग के तौर पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि इस सर्वेक्षण के अंतर्गत शहरों में पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाएगी। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत 4,378 शहरों में नल के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति करने की योजना है। इस पर कुल 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव कल समाप्त हो गया। 15 दिन तक चले इस समारोह में 25 राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों
और हस्तशिल्पियों ने भाग लिया। इस दौरान करीब 12 करोड़ रुपए मूल्य के सामानों की बिक्री भी हुई। ओडिशा सरकार ने कल तक 53,55,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद कर ली थी। ये पिछले साल खरीफ के मौसम में खरीदे गए धान की तुलना में लगभग 24,000 मीट्रिक टन अधिक है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खरीदे गए धान से 21% अधिक है। इसी तरह पिछले साल 15 फरवरी की तुलना में इस साल लगभग 4,000 अधिक किसानों ने अपना धान बेचा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, वहीं चेन्नई, कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मैं सुनीता महेश्वरी। देश भर में आज बसंत पंचमी और मां सरस्वती की पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु, विशेषकर छात्र, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने बसंत आगमन पर देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस त्योहार के साथ ही बसंत का आगमन होता है और पूरे देश में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कामना की कि देवी सरस्वती सभी को विद्या, बुद्धि, खुशी और खुशहाली प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर सबको बधाई दी है। बसंत पंचमी की संपूर्ण देश को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करे। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। पश्चिम बंगाल में भी सरस्वती पूजा धार्मिक उत्साह और परंपरागत ढंग से मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष वैश्विक महामारी के मद्देनजर पूजा में भाग लेने वालों की संख्या में कमी आई है। चलते चलते प्रस्तुत है पंडित भीमसेन जोशी की सरस्वती वंदना। जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, शरणागत प्रतिपालनहारी, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती, जय जगदीश्वरी मात सरस्वती। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्हें इतिहास में भुला दिया गया। प्रधानमंत्री ने भारत के कौशल, परंपरा और खिलौने पर ध्यान केंद्रित करने की रेलवे की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। पुद्दुचेरी में कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे से सरकार अल्पमत में आ गई है। देश भर में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा तथा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
और चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।